गुड मॉर्निंग बच्चों। दान बहादुर सूर्य कुमार इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत भारत में परिवार तथा नातेदारी को पढ़ेंगे। इसमें परिवार और नातेदारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी विवेचना समाजशास्त्रियों ने सबसे अधिक की है। क्या की है? विवेचना की है। और परिवार इस कारण एक संस्था है कि परिवार के नियम ही व्यक्ति को अनुशासन में रहना सिखाते हैं तथा उसे एक जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित करते हैं। वैवाहिक और पारिवारिक संबंधों से जिस बड़ी व्यवस्था का निर्माण होता है उसी को हम नातेदारी अथवा रिश्तेदारी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वैवाहिक संबंध जब किसी बालक या बालिका का एक दूसरे के यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित होता है तो उन संबंधों के बाद जो एक रिश्ता कायम होता है या बनता है उसे हम रिश्तेदारी अथवा नातेदारी कहते हैं। और सभी समाजों में परिवार और नातेदारी से संबंधित नियम ही सामाजिक संरचना की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि किसी समाज के ढांचे को समझने के लिए परिवार और नातेदारी जैसी संस्थाओं को समझना अति आवश्यक है। भारतीय समाज की विशेषता यह है कि यहाँ विभिन्न धार्मिक समुदायों तथा अलग अलग क्षेत्रों की सांस्कृतिक विशेषताओं में भिन्नता होने के कारण परिवार और नातेदारी मिलते हैं। से संबंधित नियम एक दूसरे से काफ़ी भिन्न देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं भारत में परिवार। इनकी जो पहली हेडिंग है वह है भारत में परिवार। भारत में परिवार, फैमिली इन इंडिया, इसमें हम ये कह सकते हैं परिवार की परिभाषाओं को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से या यूँ कह लें अपने अपने हिसाब से दिया है। इनमें परिवार की जो परिभाषा देने वालों में सबसे अच्छे हैं या यूँ कह लें सबसे पहले जो परिभाषा दिए उनका नाम है मैकाइवर तथा पेज। मैकाइवर तथा पेज। मैकाइवर तथा पेज इन्होंने लिखा कि परिवार की व्याख्या एक छोटे और यौन संबंधों पर आधारित उस समूह के रूप में की है जिसमें बच्चों के पालन पोषण और जन्म की व्यवस्था की जाती है। परिवार में वहीं पर वर्जेस और लॉक ने कहा दूसरी परिभाषा वर्जेस और लॉक। वर्जेस और लॉक इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंधों द्वारा बंधे होते हैं, एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हैं तथा जिसमें एक सामान्य संस्कृति के अनुसार सदस्यों की देखरेख की जाती है। ये इनकी परिभाषा है। और परिवार का महत्व इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं होता तो किसी परिवार का सदस्य न हो। कहने का मतलब यह है कि इस धरातल पर जितने भी व्यक्ति पाए जाते हैं वह व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य अवश्य है। बिना परिवार का मेंबर हुए
वह हो ही नहीं सकता, वह व्यक्ति की कल्पना की ही नहीं जा सकती। बल्कि यूँ कह लें कि उस व्यक्ति का अस्तित्व यदि कहीं से है तो वह परिवार से। परिवार का एक रूप वह है जिसमें हम जन्म लेते हैं, और दूसरा रूप वह है जिसमें हम स्वयं बच्चों को जन्म देते हैं। परिवार की दो विशेषताएं, एक जिसमें हम जन्म लेते हैं और दूसरे जिसमें हम बच्चों को जन्म देते हैं। ये परिवार की विशेषता है। यह आवश्यकताएं या इस गुण को परिवार में ही पाया जा सकता है। और इन्हें हम क्या कहेंगे? जन्म का परिवार कहेंगे। इसे जहां हम जन्म लेते हैं उसे हम जन्म का परिवार। जहां हम जन्म लेते हैं ऐसे परिवार को जन्म का परिवार कहा जाता है, और जहां हम खुद बच्चों को जन्म देते हैं उस ऐसे परिवार को हम प्रजनन का परिवार कहते हैं। प्रजनन का परिवार, ये दो परिवार, एक जहां हम जन्म लेते हैं ऐसे परिवार को जन्म का परिवार, और दूसरा जहां हम स्वयं बच्चों को जन्म देते हैं वहां उस परिवार को प्रजनन का परिवार कहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परिवार के इन दोनों रूपों में से किसी एक का भी सदस्य न हो। ये भी सही है, कोई भी व्यक्ति इस धरातल पर ऐसा नहीं है जो इन दोनों में से, चाहे एक नंबर चाहे दो नंबर, इन दोनों में से किसी एक का सदस्य न हो। अधिकतर लोग दोनों के सदस्य हैं, अर्थात परिवार में जन्म भी लिए हैं और बच्चों का जन्म भी दिए हैं। हम विभिन्न समाजों में सभी परिवारों की प्रकृति एक जैसी नहीं होती। एक सामान्य वर्गीकरण के रूप में समाजशास्त्रियों ने परिवार के 3 मुख्य प्रकारों का उल्लेख किया है। परिवार के 3 मुख्य प्रकार, या यूं कह लें परिवार के प्रकार। परिवार के प्रकार, और परिवार के प्रकार में 3 प्रकार के परिवार हैं। नंबर 1 एकांकी परिवार, एकांकी परिवार। नंबर 2 विस्तृत परिवार, विस्तृत परिवार। और नंबर 3 संयुक्त परिवार। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने परिवार को 3 प्रकार से विभाजित किया है। पहला एकांकी परिवार, दूसरा विस्तृत परिवार और तीसरा संयुक्त परिवार। एकांकी परिवार ऐसा परिवार आकार में बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चों के द्वारा होता है। जैसे ही व्यक्ति के किसी पुत्र या पुत्री का विवाह हो जाता है उसका एक अलग परिवार स्थापित हो जाता है। ये एकांकी परिवार की विशेषता है। जैसे ही किसी व्यक्ति के पुत्र अथवा पुत्री का विवाह होता है वह एक अलग परिवार स्थापित कर लेता है। और नगरीय परिवार, इसमें भी नगरीय परिवार तथा पश्चिमी देशों के अधिकांश परिवार इसी तरह के होते हैं।
ये जो एकांकी परिवार है इसी में एक नगरी परिवार भी है। नगरी परिवार की विशेषता यह है ठीक एकांकी परिवार की तरह कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे जो इस परिवार में आते हैं। आगवर्ण तथा निम्काफ। आगवर्ण तथा निम्काफ। आगवर्ण तथा निम्काफ ने लिखा परिवार बच्चों अथवा बिना बच्चों वाले पति पत्नी तथा या अथवा किसी पुरुष या स्त्री के साथ रहने वाली उनकी संतानों का एक अस्थायी संगठन है। यह कैसा संगठन है? एक अस्थायी संगठन है और इसमें रहने वाले पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। मैकाइवर तथा पेज ने इनकी 8 विशेषताओं का उल्लेख किया है। यदि एकांकी परिवार है तो इनके 8 विशेषताएं भी हैं। विशेषताएं क्या है? सार्वभौमिकता। इनकी 8 विशेषताएं एकांकी परिवार की विशेषताओं या विशेषताएं इनमें सार्वभौमिकता, दूसरी भावनात्मक आधार, तीसरा रचनात्मक प्रभाव, चौथा छोटा आकार और पांचवा सामाजिक नियमन। सार्वभौमिकता में सामाजिक विकास के विभिन्न स्तरों पर परिवार सभी समाजों में पाया जाता रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेने के परिवार या जन्म देने के परिवार में से किसी एक का सदस्य अवश्य होता है। जैसा कि हमने पहले बताया, एक परिवार हो जो जन्म देता है और एक परिवार हो जो खुद जन्म लेता है, अर्थात जन्म लेने का परिवार और जन्म देने का परिवार, जिसे हम कौन सा परिवार कहते हैं? जिन्हें हम जन्म का परिवार और प्रजनन के परिवार के नाम से जानते हैं। यह जो है इनकी सार्वभौमिकता यही है कि यह कोई भी व्यक्ति इन दोनों में से सदस्य अवश्य होगा। दूसरा भावनात्मक आधार। भावनात्मक आधार में इस परिवार में सदस्यों का पारस्परिक त्याग, स्नेह की भावना, बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा तथा मिलजुल कर कार्य करने की भावनात्मक आधार बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। या यूँ कह लें कि इस परिवार में जो है भावनात्मक आधार है कि परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति या सदस्यों के प्रति, उस परिवार के जो सदस्य हैं उनके प्रति पारस्परिक त्याग, स्नेह की भावना, बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो भावनात्मक आधार को प्रबल ये शक्ति प्रदान करती हैं। अगला आता है रचनात्मक प्रभाव। इसमें परिवार की प्राकृतिक या प्रकृति इसलिए रचनात्मक होती है कि इसी के द्वारा बच्चों का समाजीकरण होता है और परिवार का उद्देश्य प्रत्येक सदस्य के हित में काम करना होता है। सभी जो भी परिवार के सदस्य हैं उनका एक ही काम है कि परिवार के हित में ही काम करते हैं लोग। अगला पॉइंट है छोटा आकार। छोटा आकार में दूसरे जो परिवार के दूसरे समूह हैं उनकी तुलना में यह परिवार कौन सा? एकांकी परिवार कैसा होता है? यह छोटा होता है। इसमें इसके सदस्य केवल वही व्यक्ति होते हैं जिन्होंने इसमें जन्म लिया हो अथवा विवाह संबंधों के द्वारा इसमें सम्मिलित हुए हों। अगला है सामाजिक नियमन। सामाजिक नियमन समाज को नियमबद्ध बनाए रखना, इसके लिए कुछ आदर्श नियम, रीति रिवाजों, शिष्टाचार के तरीकों तथा संबंधों का विशेष महत्व होता है।
परिवार द्वारा इन सभी का पालन नियमबद्ध रूप से किया जाता है या नियमबद्ध रूप से करने के लिए बल दिया जाता है। और दूसरा परिवार जो है आपका वह है विस्तृत या विस्तारित परिवार। नंबर 2, विस्तारित परिवार। विस्तारित परिवार ऐसा परिवार, बर्गेस और लॉक ने लिखा, विस्तारित परिवार की परिभाषा बर्गेस और लॉक ने दिया है। बर्गेस और लॉक, बर्गेस और लॉक ये समाजशास्त्री हैं। इन्होंने लिखा कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो रक्त, विवाह अथवा गोद लेने के संबंधों द्वारा संगठित होता है, एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करता है तथा एक सामान्य संस्कृति के अंतर्गत सदस्यों की देख रेख करता है। इनका कहने का मतलब यह है कि यदि किसी दंपति के कोई संतान न हो तो गोद लिए गए बच्चे तथा कुछ समय बाद बड़े होने पर उसकी पत्नी व बच्चों को भी विस्तारित परिवार में सम्मिलित किया जाता है। और तीसरा आता है संयुक्त परिवार। तीसरा परिवार संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का सबसे स्पष्ट रूप भारतीय समाज की परंपरा में देखने को मिलता है। और संयुक्त परिवार में 3-4 पीढ़ियों के सभी सदस्य एक ही घर में संयुक्त रूप से रहते हैं तथा सभी के द्वारा उपार्जित आय को एक ऐसे संयुक्त कोष में रखा जाता है जिसके द्वारा सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। कहने का मतलब यह है संयुक्त परिवार में कम से कम 2 पीढ़ी के सदस्य एक साथ निवास करते हैं, जिसमें माता पिता, भाई बहन, दादा दादी और उनके बच्चे रहते हैं। ये एक ही निवास में रहते हैं और एक ही रसोई के बने भोजन को ग्रहण करते हैं और इनका एक संयुक्त रूप से कोष होता है। सभी लोग अपने को आय को उसमें इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग भी सभी लोग संयुक्त रूप से करते हैं। संयुक्त परिवार में उसकी संतान का भी समावेश होता है। संयुक्त परिवार में पूर्वज के सभी विवाहित पुत्रों और उनकी आगामी 3-4 पीढ़ियों तक के सभी सदस्य साथ साथ रहते हैं और इस प्रकार से संयुक्त परिवार भारत की पूरी सांस्कृतिक विरासत में संयुक्त परिवार का विशेष महत्व रहा है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत में संयुक्त परिवारों का विशेष महत्व है। एक साधारण भारतीय के लिए परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से ही होता है। संयुक्त परिवार की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए श्रीमती इरावती कार्वे ने लिखा कि संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, जिनकी संपत्ति का रूप संयुक्त होता है, पूजा उपासना में मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं तथा किसी न किसी रूप में एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं।